हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केदार कुमार। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का सेकंड पार्ट, संविधान का राजनीतिक दर्शन। ये टॉपिक है 11th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और इनकी 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये। मैं आपको इसकी समरी बताने की कोशिश करूंगा और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान का राजनीतिक दर्शन। संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है, जैसे कि अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि। संविधान के दर्शन से अभिप्राय क्या है? संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है। संविधान की बुनियादी अवधारणाएं क्या हैं? अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र इत्यादि। संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं। संविधान के अंदर कुछ आदर्श हैं, जैसे कि कौन कौन से आदर्श हैं? समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं। हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर किस प्रकार से शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए, ठीक है। और उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर के उद्देश्य प्राप्त करें। यानी कि हमारा संविधान कहता है कि जो भी हमने दर्शन दिए हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, नागरिकता, लोकतंत्र, इन सब के दर्शन पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। और जिन मूल्यों पर नीतियां बनी हुई हैं, उन मूल्यों पर चल करके जो संविधान के उद्देश्य हैं वो प्राप्त किए जाएं, ठीक है। संविधान के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसे हमें पढ़ना है। जैसे संविधान का मुख्य सार, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। जो प्रियम्बल है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे संविधान की आत्मा है। इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिएगा। यहां से शुरू करते हैं। लिखित और विस्तृत। लिखित है और विस्तृत है, बड़े लेवल पर है। कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। कुछ कानून है बहुत कठिन है, कठोर है, और कुछ कानून लचीले हैं। संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार का मतलब है कि केंद्र की अपनी अलग शक्तियां, राज्य की अपनी अलग शक्तियां, ठीक है। मौलिक अधिकार। हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। फिर मौलिक अधिकार के साथ क्या होंगे? मौलिक कर्तव्य होंगे। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है, लोग अपने अधिकारों का तो याद रखते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए, हमको वो मिलना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ठीक है। इसके बाद से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अलग अलग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या क्या होंगे, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष चुनाव न्यायपालिका। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका, क्योंकि अगर आपको सरकार के खिलाफ भी केस करना है तो भी आप न्यायपालिका में जा सकते हो, और वो निष्पक्ष होगी। ना वो सरकार की तरफ होगी, ना वो आम जनता की तरफ होगी। वो जो न्यूट्रल बात होगी, जो भी न्यूट्रल चीजें होंगी, उसके हिसाब से फैसला सही के रूप में, सही फैसला वो सुनाएगी। इकहरी नागरिकता। हर एक नागरिक को एक नागरिकता का अधिकार मिलेगा। यानी कि चाहे वो, जैसे कि वोटिंग का अधिकार है, तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति सबसे प्रथम नागरिक माने जाते हैं, तो उनके लिए भी उनके वोट की कीमत भी एक वोट, और आपके वोट की कीमत भी एक वोट। संसदीय शासन प्रणाली। ये देश जो है वो संसद से चलेगा, ठीक है। सामाजिक न्याय होगा इस देश में, ठीक है। समाज के अलग अलग तबकों के साथ न्याय होगा। राष्ट्रीय एकता के बारे में हम बात करेंगे। धर्मनिरपेक्ष होंगे हम सारे धर्मों का पालन करेंगे। अल्पसंख्यकों को के अधिकारों का सम्मान। जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनके अधिकारों का सम्मान, ठीक है। और फिर मूलभूत ढांचा संशोधनों के बाद भी बरकरार होता है। जो संविधान का मूलभूत ढांचा है वो अलग अलग संशोधनों के बाद भी बरकरार होना चाहिए। सार्वभौमिक मताधिकार, ये दे रखा है आपको।
सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है? सबको वोट डालने का अधिकार होगा। राष्ट्रीय पहचान होगी, एक नेशनल आइडेंटिटी होगी आपकी। संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं अर्थात ये उपलब्धियों के बारे में हमने बात करी। इतनी सारी चीजें मिलकर के भारतीय संविधान की उपलब्धियां जो है वो बनेंगी। आप इसे एक बार और पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने, उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच है उसको तोड़ने, ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने का काम करेगी। स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है। यानी कि संविधान का निर्माण नए युग में प्रवेश करने के लिए हुआ है और जो हमारे जातिगत व्यवस्था है, ऊंच नीच है, उसको खत्म करने के लिए हुआ है। यह कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से हासिल करने की ताकत देता है। जो कमजोर लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को उनका हक दिलाने की बात करता है। ठीक है। संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन। स्वतंत्रता, संविधान के अनुच्छेद 9 से 12 में स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को विचार विमर्श अभिव्यक्ति, यानी कि भाई आप अपने विचार रख सकते हो, आपको क्या लगता है वो आप कर सकते हो, सभा करने की और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होगा? भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करना, ये सामाजिक न्याय है। समाज के हिसाब से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां काफी पिछड़े वर्ग की थी, तो उनके लिए आरक्षण किया गया ताकि वो मेन स्ट्रीम के साथ आकर के जुड़ सकें। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक और परोपकारी कार्यक्रमों के लिए संस्थाएं स्थापित करना, अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का भी अधिकार देगी। जैसे कि मुसलमानों को मदरसे खोलने का अधिकार दिया जाता है और जो भी वो कार्य करते हैं उसके कार्य करने का अधिकार दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि सर्वधर्म समभाव, हम ये मानेंगे कि सारे धर्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। धर्म से दूरी बनाए रखना है, सारे धर्मों को बराबर भी मानना है और धर्म से दूरी बनाए रखना है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। राज्य में धर्म और धर्म में राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य जो है धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति को के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने पर राज्य हस्तक्षेप करता है। लेकिन अगर धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी तो राज्य जो होगा वो इसके ऊपर हस्तक्षेप करेगा। राज्य किसी भी धार्मिक शिक्षा संस्था को आर्थिक सहायता भी दे सकता है, जैसे कि मदरसों को आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसके तहत देश के सभी नागरिकों को जो भी 18 वर्ष से ऊपर हैं अपने प्रतिनिधियों के चयन करने के अधिकार को देता है। जैसे कि अब आप वोट डालेंगे तो आप अपना नेता चुन सकते हैं, आप वोट डालने के माध्यम से अपने नेता को चुन सकते हैं। यह अधिकार बिना जाति भेदभाव, लिंग सभी नागरिकों को प्राप्त है। बिना जाति के भेदभाव के, बिना लिंग के भेदभाव के, पुरुष महिला, अमीर गरीब, ऊंच नीच सब लोग ये वोट डालने का अधिकार सबको प्राप्त है। संघवाद, भारतीय संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। भारतीय संविधान क्या कहता है? सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास ना हो, अलग अलग हों। ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग शक्तियां दी जाए। इसमें दो सरकारों की बात की गई है, एक केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार।
केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए, और राज्य सरकार प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार। दो सरकारों के बाद भी अधिक शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं और राज्य की जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। ठीक है, प्रक्रियागत उपलब्धि क्या है? संविधान में विश्वास राजनीति विचार विमर्श से है। संविधान का विश्वास जो है राजनीतिक विचार विमर्श से होता है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है। अगर आपसे कोई असहमत है तो भी उसका एक पॉजिटिव पॉइंट देखा जाएगा कि वो आपसे क्यों असहमत है। अब वो आपसे क्यों असहमत है वो आपको बताएगा। संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुमत से नहीं बल्कि सबकी अनुमति लेना चाहती थी। वे समझौतों को महत्व देते थे। शिक्षक कक्षा में बहुमत और सर्वे अनुमति को स्पष्ट करेंगे। देखिएगा, बहुमत क्या होता है और सर्वे अनुमति क्या होती है। सर्व अनुमति का मतलब है सारे लोग, यानी कि यूनानिमसली 90%, 75% से ज्यादा लोग उस चीज के लिए एग्री करते हैं। और बहुमत क्या होता है कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 26 बच्चों ने कोई एक चीज बोल दी और 24 बच्चे कोई एक चीज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ना कर रहे हैं, तो 26 बच्चों वाली बात मान ली जाएगी क्योंकि वो ज्यादा है क्वांटिटी में, तो इसी को बहुमत कहते हैं। ठीक है, संविधान सभा जिन बातों पर अड़िग रही वह हमारे संविधान को विशेष बनाती है। संविधान सभा कुछ बातों पर अड़िग रही, जैसे कि अभी मैंने आपको एक टेबल के माध्यम से दिखाया था, वो बातें स्पेशल थी। संविधान के आलोचनात्मक बिंदु। संविधान के आलोचनात्मक बिंदु क्या है? संविधान बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही लंबा है। मान के चलिएगा, संविधान क्या है? बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही लंबा है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। पश्चिमी देशों के संविधान से इसके प्रावधान लिए गए हैं। भाई देखो, इसकी कुछ कमियां हैं, वो कमियां हम आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ा है। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। पश्चिमी देशों के संविधानों से इसकी प्रावधान लिए गए हैं। संविधान में निर्माण सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। संविधान निर्माण में सारे के सारे जो प्रतिनिधि होते हैं अलग अलग समुदायों के, वे उपस्थित नहीं थे। संविधान में दिखने वाली कुछ मुख्य सीमाएं हैं। राष्ट्रीय एकता की धारणा बहु केंद्रीयकृत है। इसमें अगर राष्ट्रीय एकता की धारणा अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा केंद्रीयकृत महसूस होती है, मतलब कि सेंट्रल महसूस होती है। आर्थिक सामाजिक आर्थिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में डाले गए, जबकि ये मौलिक अधिकारों में डालने चाहिए थे। जो सामाजिक आर्थिक अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में डाले गए, जबकि ये कहाँ डाले जाने चाहिए थे? जबकि इनको मौलिक अधिकारों में डालना चाहिए था। इसके बाद से लैंगिक न्याय से जुड़े कुछ मुद्दे, पारिवारिक या संपत्ति के मुद्दे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किए गए। भाई देखो, लैंगिक न्याय, भाई लड़का लड़की जो कुछ भी बात होती है उसके हिसाब से, ठीक है, या फिर कोई समलैंगिक लोग होते हैं जैसे गेज होते हैं या लेस्बियन होते हैं, ठीक है, तो उनसे कुछ संबंधित मुद्दे या फिर परिवार के संपत्ति के मुद्दों को हम लोगों ने मौलिक अधिकारों में शामिल इनको नहीं किया गया, जबकि इनको भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इस चैप्टर को एक बार और पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसकी एक बार रिवाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।